इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में कल देर रात भयंकर आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्लास्टिक की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर आग तेजी से फैलती गई और आसपास की दुकानें उसकी जद में आ गई। चूंकि पूरे इलाके में फर्नीचर का काम होता है और इसी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। आग की लपटें काफ़ी दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग कल रात करीब 10 बजे लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की खबर मिलते ही मौके पर 30 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची। रास्ता सकरा होने की वजह से दमकल की गाड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके बाद नोएडा और गाजियाबाद से दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच पाईं। करीब 40 मिनट की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए 10:15 पे लगभग हम लोग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। शुरुआत में ही फर्नीचर की दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शाहबेरी चौकी के अंदर थाना बिसरक में ये क्षेत्र आता है। यहाँ पे जैसे ही आग लगने की जो बड़ी सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही ट्रैफिक की, पुलिस की और फायर की टीमें संयुक्त रूप से यहाँ पे टीमें हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बना के यहाँ पे गाड़ियों को पहुंचाया गया। लगभग 30 गाड़ियां हैं। गाजियाबाद से भी आप देख सकते हैं, सीओ साहब मौजूद हैं। यहाँ से करीब 30 गाड़ियों की मदद से 6 दिशाओं से इस आग को घेर के आग को फैलने नहीं दिया गया और विद इन नो टाइम आग को बुझा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी इंजरी हो, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। आग ने कितने एरिया को अपने चपेट में लिया? लगभग देखिए इसमें 8 दुकानें हैं। संभवतः जो आसपास की सारी दुकानें, इसको बचा लिया गया। करीब 15 और दुकानें हैं और आसपास रिहायशी इलाके हैं, उसको भी बचा लिया गया है। और जो है सिर्फ मात्र 8 दुकानें जली हैं और इसमें तो ये तस्वीरें आप देखिए, शाहबेरी फर्नीचर मार्केट की ये तस्वीरें हैं और धू धू करती दुकानें। चूंकि पूरा काम यहाँ पर फर्नीचर का होता है, लकड़ियों का होता है। अब लकड़ी के फर्नीचर बनाने में बहुत सारा केमिकल और बहुत सारे ग्लूज जो इस्तेमाल होते हैं, जो पेट्रोकेमिकल के ज़रिए तैयार होते हैं, और इसी वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली और इसने एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया। और ये बिल्कुल शाहबेरी जो नोएडा और गाजियाबाद का NH-24 उसको कनेक्ट करने वाली सड़क पर ये शाहबेरी की फर्नीचर मार्केट है। काफ़ी बड़ा ये इलाका है और ये पूरा यहाँ की तकरीबन 8 से 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। लोगों का लाखों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई इंजरी या कोई कैजुअलिटी, कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। 30 गाड़ियाँ फायर फाइटर्स की मौके पर पहुँची, दमकल की, और घंटों की मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। और अच्छी बात यह है कि ख़बर मिलने के बाद जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो उसके बाद आग को और नहीं फैलने दिया उन्होंने, और फिर तकरीबन 40 मिनट की मेहनत मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रात करीब 10 बजे आग लगी और उसके बाद फिर फायर फाइटर्स वहाँ पहुँचे। 30 गाड़ियाँ पहुँची और फिर आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ। मौके पे 32 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां हैं। आप दिखा दें इस वक्त की किस तरीके से इस फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। चूंकि एक दुकान से आग लगने की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते पूरे एरिया में लगभग 8 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद जब दमकल विभाग को मौके पर सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियों को पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा नोएडा और गाजियाबाद से दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और अब तक यहां पर 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को नियंत्रित किया जा चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दमकल कर्मी ऊपर के हिस्से पर सीढ़ियों से चढ़कर आग को नियंत्रित कर रहे हैं। चूंकि ये पूरा इलाका, मैं आपको बता दूं, शाहबेरी का ये पूरा इस एरिया में फर्नीचर मार्केट है और फर्नीचर मार्केट एक लगातार एक से एक जुड़ी हुई दुकानें हैं और 15 दुकानें यहाँ पर थी। लेकिन दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद बाकी दुकानों को बचाया जा सका, लेकिन अब तक इसमें 8 दुकानें आग की चपेट में आ चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि जिस वक्त आग की घटना हुई उस वक्त जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग थे वो जा चुके थे, दुकानें बंद हो चुकी थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगने की घटना हुई, जिसके बाद आग की लपटों ने पूरी दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, नोएडा। आग लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे का आसपास टाइम होगा। अब एकदम से आग, शायद ये रीजन नहीं पता कि आग किस चीज से लगी, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, ज्यादातर मार्केट बंद रहती है जुमे के दिन।
जुमे के दिन ये फर्नीचर मार्केट ज़्यादातर बंद रहती है, तो इसलिए ये तो रीज़न नहीं पता कि किस वजह से लगी, लेकिन आग लगने के बाद एकदम से आग ने बहुत तेज़ी पकड़ ली। ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी आग लगती तो पानी से बुझा लिया, किसी का समरसेबिल लेके बुझा लेते, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी गाड़ियों ने, दमकल की गाड़ी आई, बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। लगभग 10 से 12 दुकानों में आग लगी है और जान का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन माल का बहुत नुकसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिख ही रहा सारा कुछ। लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत जल्दी आग पर काबू कर लिया। बहुत तेजी के साथ तुम्हारी के आग लगी थी, उसके बाद तुरंत बुझवाई है। ये गाड़ी 30-35 आई हुई है, बहुत जल्दी एकदम गवर्नमेंट की एकदम तुम्हारी के बहुत कर रहा स्वागत रहा है इसमें। और करीब 10-12 दुकानें तकरीबन जल गई हैं। बाकी माल का ही नुकसान है, जान का कोई नुकसान नहीं है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से है, जहां धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर आवाज कम करने को लेकर हुए विवाद में लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी पर के सामने हंगामा किया। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, पुलिस वालों पर भी पथराव किया। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। आसपास की गलियों में भी खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये हंगामा आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले में हुआ। ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं और पुलिस चौकी के सामने ये हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले की पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी रेल पार इलाके में रह रहे मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने का प्रशासनिक मैसेज देने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद इलाके के मंदिरों और मस्जिदों में बैठक चल रही थी। इसी बीच हालात अचानक बिगड़े और कुछ असामाजिक तत्वों ने जहांगीरी मोहल्ले के पुलिस चौकी के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया, सारा सामान तोड़फोड़ दिया। उपद्रवियों ने आसपास के इलाकों में भी खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। खबर मिलने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई और फिर हालात को संभाला गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है और उपद्रव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। घटना ये घटा है, कुछ लड़का लोग आके थाना को चूर भांग किया, प्रशासन को अपना हाथ में लिया। वो नहीं लेना चाहिए, जो भी बात है बैठ के करना चाहिए। गलत किया है लड़का लोग, यहाँ पे थाना चूर भांग नहीं करना चाहिए। ये हम लोग का बराबर काम आता है, फाड़ी में हम लोग का बराबर काम आता है। कभी भी आते हैं कोई काम के लिए, काम आराम से होता है। बहुत गलत हुआ है कि थाना के साथ, प्रशासन के साथ में ये झगड़ा है ही नहीं। यहाँ पे ज़बरदस्ती का झगड़ा कर रहा सब, बस और कुछ नहीं है। हम लोग आए हैं, ये बात तो आज़ाद बस्ती से शायद उठा, हम तो हल्का पता चला आज़ाद बस्ती से बात उठा, कुछ अजान वगैरह का मामला में कि साउंड कम करना है, तो साउंड तो कम करा जाना चाहिए। कहेगा ऑर्डर हुकूमत का, इनका तो कोई मामला नहीं है, तो लाइन ऑर्डर को अपने लेके चलेंगे ना पुलिस। हाँ, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे उनका ऑर्डर को तो लेके चलना ही होगा प्रशासन को। बस यही है, जो गलत हुआ देखने हम लोग आए हैं, थोड़ा निंदा कर रहे हैं इसका बहुत। उपद्रव के बाद आसनसोल पुलिस एक्शन में आई, उपद्रवियों को खदेड़ा गया। अब हालात सामान्य हैं, पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल गश्त लगा रही है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और सभी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। सुने हैं कि पुलिस की थोड़ी खाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, तो नहीं, सब उसको टैकल किया जाएगा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पुलिस चौकी के सामने हंगामा, तोड़फोड़ और उसके बाद आसनसोल के टीएमसी और कांग्रेस के पार्षद भी मौके पर पहुंचे, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की। এটা আমরাও শুনলাম এরকম যে মাইকের জন্য হয়েছে, মাইকের সাউন্ড मतलब ভলিউম একটু কম করতে বলা হয়েছিল, এটা শুনলাম। ঠিক আছে, কিন্তু এখন পুরো একদম ক্লিয়ার হয়নি,
কারণ আমরা যখন এসেছি তখন এখানে সব শেষ, ঝামেলা টামেলা হয়ে শেষ। এই যে ফাড়ি ফাড়ি ভেঙেছে, এবার কে ভেঙেছে আর কিসের জন্য হয়েছে এটা জানি না। किंतु এখন আমি একটা मैसेज देते चाहे एज ए काउंसलर जे आप लोग अपना अपना इलाका में शांति बनाए रखें, आप लोग घर से ना निकले, ठीक है, क्योंकि आप लोग सही रहेंगे तो हम लोग सही रहेंगे, ठीक है। एक दो आदमी की वजह से सारा मतलब इलाका बदनाम हो जाता है, तो कौन किया हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन एक का चलते सब परेशान ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरा सब जो इलाका है पूरा सेफ रहे, सेफ्टी रहे। आप लोग अपने अपने घर में जो है रहिए और जो है बाहर मत निकलिए अभी प्लीज़। कुछ नौजवान तत्व यंग जो जिंजी जिसको बोलते हैं, यंग लड़का लोग, वो लोग आकर के आने में शायद पुलिस वाला से कुछ भैसा भैसी हो, कुछ मामला हुआ, किस चीज़ के लेकर करके वो पूरा कंफर्म लोग अभी पता नहीं लगा सके हैं, मगर जिस ढंग से हुआ ये मतलब सराहने लायक नहीं है। पूरा हम लोग आकर के फाड़ी देख रहे हैं और पुलिस पूरा एक्शन में है। हम लोग जिस ढंग से आए हैं, हम देखे नूरानी मस्जिद का वगैरह कांच उधर टूट गया है, हमारा नया मोहल्ला मक्खू मोहल्ला में उधर भी पूरा टूट गया। हम लोग रास्ता में समझिए हम लोग भी मार खाते खाते ही बचे, चूँकि देखिए ये फ़ौज है, पुलिस से तो हम लोग बात कर सकते हैं, फ़ौज से कौन बात कर पाएगा। फ़ौज बेधड़क मार रही है, चूँकि फ़ौज को गुस्सा इसलिए है कि वो लोग का सामने ही सब हुआ, ये सब देखा है वो लोग, फिर भी हम लोग आए हैं, इसलिए ऑफिसर लोग से अंदर में बात की हैं। हम लोग आप लोग से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी किस्म का कोई अगर रिमर उड़ा रहा है वो रिमर पर ना जाए, क्योंकि हम लोग खुद स्पॉट पर आकर के जिस जगह फाड़ी है और हम लोग इलाका में गश्त लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग रिमर पर ध्यान ना दें। ये अजान और साउंड का मामलात में आलिम उलमा, काजी साहब, इमारत शरिया, जो लोग हमारे उलमाए दीन हैं, वो लोग जो निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, एक कमेटी होती है, वो कमेटी के लोग बात करेंगे, वो इमाम लोग ये लोग बात करेंगे, जो लोग हमारे आलिम उलमा का ये होते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने उन लोगों को ऊपर में छोड़ रखा है, वो लोग जैसा निर्णय लेंगे और आम लोगों को इससे दूर रहने का है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की बड़ी हार के बाद अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रचार में भड़काऊ बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अभिषेक बनर्जी पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर हुई है। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं और भाषणों में भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई लिंक शेयर किए हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए भाषण। अब इस एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय। बंगाल चुनाव में भड़काऊ प्रचार, 4 मई वाली धमकी पर एफआईआर। যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। 4 मई को उल्टा पड़ा दांव, अब अभिषेक बनर्जी का बड़ा तनाव। भारी पड़ी भतीजे की ललकार, शाह को चुनौती, दीदी की हार। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान और वार पलटवार के बीच धमकी को लेकर अब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग मंचों और डिजिटल मीडिया के जरिए उकसाने और धमकी देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। चुनाव प्रचार के दौरान जिन हिंसक और भड़काऊ स्पीच को लेकर अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी ये एक बानगी भर है। ममता के भतीजे के खिलाफ की गई एफआईआर में बागुईहाटी के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने आरोप लगाया है। डीजे बजाने को लेकर भड़काऊ टिप्पणियां की गई। अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणियां की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन भाषणों से शांति भंग हुई। एफआईआर में गृहमंत्री अमित शाह को दी गई धमकियों का भी जिक्र किया गया है।
अभिषेक बनर्जी की धमकियों और भड़काऊ बयानों को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर के साथ ही एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने शिकायत के साथ कई स्पीच के लिंक भी जमा किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 पर विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। अभिषेक बनर्जी पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2) और 353(1) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी के उकसावे वाले और धमकी और भड़काऊ भाषणों से कथित रूप से हिंसा भड़कने, शत्रुता फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पैदा थी। शिकायतकर्ता राजीव सरकार का यह भी आरोप है कि इन भड़काऊ बयानों को अभिषेक बनर्जी के सोशल मीडिया हैंडल्स से भी खूब प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता ने खासतौर पर मार्च और अप्रैल के चुनाव प्रचार के दौरान महेशतला, आरामबाग, हरीनघाटा और नंदीग्राम की रैलियों में दिए गए उनके भाषणों का जिक्र किया है, जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था और राजनीतिक अशांति फैलने की आशंका थी। যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। ममता बनर्जी के भतीजे के इन भड़काऊ बयानों पर एफआईआर भले ही अब हुई हो, लेकिन पार्टी की जीत के साथ ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के नेता एक्शन की बात करने लगे थे। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अभी कहाँ, उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई, कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। मैंने क्या बोले, जितना बड़ा लड़का नहीं है उतना बड़ा बात। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है वो बेहद गंभीर हैं और इनमें दोषी पाए जाने पर कुछ वर्षों के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है। ऐसे में अब नजर शुभेंदु की पुलिस पर है कि वो इस एफआईआर पर क्या एक्शन लेती है। पंजाब के होशियारपुर में गहरे बोरवेल में गिरे एक मासूम को देर रात सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये बच्चा बोरवेल में 90 फीट नीचे जाकर फंस गया था। रेस्क्यू के लिए बोरवेल में कैमरे लगाए गए, 4 जेसीबी से खुदाई हुई। बच्चा शाम 4 बजे 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू में होशियारपुर के सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल, पंजाब सरकार के मंत्री रवजोत सिंह और जिले के एसएसपी मौके पर मौजूद रहे। और वहीं डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई। शुक्रवार शाम बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, लोकल एनजीओ और ग्रामीणों ने, गांव वालों ने लगातार 10 घंटे तक कड़ी मेहनत की। देर रात मिली कामयाबी के बाद रेस्क्यू टीम में लगी एजेंसीज और मासूम वंश के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे को जांच के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू पर सभी ने राहत की सांस ली। बच्चा 10 घंटे से फंसा हुआ था। हम करीब 6-7 घंटे से हम इस ऑपरेशन में जुड़े थे और ये ऑपरेशन बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मिट्टी जो है बार बार हम मिट्टी साफ़ कर रहे थे और मिट्टी गिर जा रही थी, तो इससे हमें इस ऑपरेशन को करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन लास्टली हमारे सभी रेस्क्यूअर ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी ठीक है, वो स्वस्थ है, उसका SpO2 98 है और रेस्पॉन्स कर रहा है। बात कर रहे हैं तो उसका भी जवाब दे रहा है। गुरु महाराज की कृपा रही कि बच्चा सही सलामत बाहर आया। एंड इसमें सभी ने, गाँव में एनडीआरएफ की टीम, हमारे मुलाजिम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ, बाबा दीप सिंह जी की जो एनजीओ है उनके मुलाजिम, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम, सब ने बहुत मेहनत की एंड सबको आस थी एंड बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। एंड जो हमने देखा कि अभी सही सलामत बच्चा आ गया है, ही इज़ बीन टेकन टू दी हॉस्पिटल, तो वाइटल्स वगैरह भी ठीक है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये केस 2008 में गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन की संदिग्ध खरीद से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने धोखाधड़ी कर ये जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी और बाद में 58 करोड़ रुपए में बेच दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज समेत 9 लोग आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर में आज हिंदू संगठन पूजा कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर घोषित किया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर माना। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले का मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से अपील की कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है। भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में जश्न का माहौल है। हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष ने अपने अधिकार के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। होली भी खेलेंगे और दिवाली भी मनाई जाएगी, दोनों एक साथ। 2003 में हमने संघर्ष किया था, कई माता और बहनों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, कई लोगों बलिदान हुए और बलिदान होने के बाद आज हमने संघर्ष करा, उसके बाद आज अगर ये जीत हुई है तो आज हमने न्याय के माध्यम से जीत हासिल करी है। आज हिंदू समाज का गौरव आया है, आज हिंदू समाज का स्वाभिमान जागा है, आज हिंदू समाज बहुत खुश है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक बार और राम जी का जन्म हुआ है। दिवाली हर त्योहार है हमारे लिए आज, और पूरे जितने सालों तक हम रुके हैं वो सारे त्योहार हम आज मनाएंगे। ऐसे हमारे लिए होली, दिवाली सारे त्योहार है, क्योंकि जिन्होंने भी इतने बलिदान दिए हम उनको लाखों लाखों नमन करते हैं।
भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष जहां इस फैसले पर खुश है, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की तुलना अयोध्या केस से की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इंदौर कोर्ट ने सारे सबूतों को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने इसके पहले पूरी गवेषणा की। इस विषय की भारत की जो सबसे श्रेष्ठ संस्था है एएसआई से जांच कराई, उसके रिपोर्ट की कॉपी सब पक्षों को दी, पूरी आपत्तियां और बहस सुनी, उस स्थान को स्वयं देखकर आए। यह सब होने के बाद में उनका निर्णय आया है, सशक्त निर्णय है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वहां केवल मंदिर बनाने से काम पूरा नहीं होता। जब भोजशाला बनी थी तो ये स्थान संस्कृत के और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराने वाला एक बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें सारी दुनिया के लोग आते थे। संपूर्ण भारतीय वांग्मय, वेदांत, पुराण, शास्त्र, जैन, बुद्ध, सिख परंपराएं, इन सब का अध्ययन करने के लिए माँ सरस्वती के प्रांगण में सब लोग आए और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को यहाँ से ऊर्जा मिले, मैं ये भी चाहूंगा। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होती जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री का प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी है। सीबीआई ने प्रोफेसर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। सीबीआई के मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है। वो कई सालों तक नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा था। प्रोफेसर कुलकर्णी एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। कुलकर्णी ने अपनी कोचिंग के छात्रों को नीट परीक्षा के सवाल और जवाब बताए थे, जिसे छात्रों ने नोट कर लिया था। 3 मई को जब परीक्षा हुई तो पेपर में वही सवाल आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को लिखवाए थे। कुलकर्णी ने ही 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरोपी मनीषा बागमारे की मदद से कई छात्रों तक पेपर पहुंचाया, जिसके बाद पेपर देश के दूसरे शहरों में छात्रों को लाखों रुपयों में बेचा गया। जवाब नोट किए थे। परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जो कुलकर्णी ने कोचिंग में छात्रों को बताए थे। कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में बतौर केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ के बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। सर अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। पीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी लातूर के रहने वाले हैं। वो केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट हैं और कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहे हैं। कुलकर्णी की पेपर तक सीधी पहुंच थी। 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई स्टूडेंट्स तक लीक पेपर पहुंचाए थे। पेपर लीक मामले में जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से अब तक
8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई आज पीबी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को कोर्ट में पेश करेगी। उनसे पहले 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर पहले ही भेजा जा चुका है। ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, प्रॉक्सी कैंडिडेट और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार खुद मान रही है कि पेपर लीक सिंडिकेट माफिया शहर शहर फैले हुए हैं। कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बना, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक एक करोड़ काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोसाइटी मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने की। इसके साथ ही नीट परीक्षा को लेकर सरकार अगले साल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि नीट परीक्षा एक लंबी चेन है। इस चेन में लीकेज की वजह से एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी। में कहना था अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। इस बीच लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार और एनटीए ने नीट के री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 21 जून को दोबारा नीट यूजी 2026 की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगी और 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नीट के री एग्जाम को लेकर आज एनटीए दफ्तर में सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी। बैठक में री एग्जाम को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही एनटीए ने री एग्जाम को लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं। एनटीए ने री एग्जाम को लेकर छात्रों को कई तरह के विकल्प दिए हैं। परीक्षार्थी मौजूदा पता और परीक्षा शहर बदल सकेंगे। छात्र अपने पहले और दूसरे पसंदीदा परीक्षा शहर का चयन कर सकेंगे। जो छात्र ये विकल्प नहीं चुनेंगे, उनके पुराने शहर को विकल्प के तौर पर माना जाएगा। इसके लिए विंडो 15 मई से 21 मई 2026 रात 11:50 तक खुली रहेगी। एनटीए ने साफ किया है कि केवल मौजूदा पता और परीक्षा शहर में बदलाव की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी में सुधार नहीं किया जाएगा। 21 मई के बाद किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी 14 जून तक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। एनटीए की कोशिश है कि इस बार किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि सवाल देश के लाखों बच्चों के भविष्य का है। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसी ने जमवा रामगढ़ के बिवाल परिवार से पर शिकंजा कसते हुए घर की तलाशी ली। कई अहम सबूत जुटाए। इस छापेमारी के दौरान घर से कई दस्तावेज, मोबाइल और दूसरे डिजिटल सबूत इकट्ठा हुए।
इस परिवार के 3 सदस्य दिनेश, मांगीलाल और विकास को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई की जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि लीक हुआ पेपर दिनेश के बेटे ऋषि के लिए खरीदा गया था। ऋषि नटाटा गांव के जानकी पब्लिक स्कूल में 12वीं का छात्र था। ऋषि 1 साल पहले सीकर से पढ़ाई छोड़कर यहां आया था। 11वीं तक उसकी पढ़ाई सीकर में हुई। सीबीआई को ऋषि की 12वीं की मार्कशीट मिली है, जिसमें वो 2nd डिवीजन बाय ग्रेस मार्क के साथ पास हुआ था। थ्योरी के 56 नंबर के पेपर में फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 20 नंबर आए। ये पेपर लीक का खुलासा नहीं होता तो ऋषि के नीट में 600 प्लस नंबर आते और उसे आसानी से सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर शिकायत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था। सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल जवाब में उनके खिलाफ दाखिल इस शिकायत को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में आरोप तय करने से पहले सुनवाई कर रहा है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे भर्तियों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस दौरान लालू यादव केंद्र में रेलवे मंत्री थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2026 में लालू यादव समेत मामले के अन्य आरोपियों को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव, उनके परिवार के आरोपी सदस्यों और बाकी आरोपियों ने एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम किया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 41 आरोपियों पर आरोप तय किए थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके चलते देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़े हुए दाम के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से पार कर 2 जहाज भारत आ रहे हैं। इन 2 बड़े जहाजों में कुल 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस भरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी कैरियर सीमे बुधवार को होर्मुज से होकर गुजरा। इस जहाज में 21 क्रू मेंबर्स हैं। इसलिए शिप के आज गुजरात में कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरा शिप एनवी सनशाइन ने गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे होर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। यह शिप भी 18 मई तक न्यू मंगलुरु पोर्ट पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़े फैसले लिए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट यानी पीयूसी वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये नो पीयूसी नो फ्यूल नियम 1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली एनसीआर में लागू होगा। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ही रजिस्टर होंगे। दिल्ली में 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 2028 से ये नियम सभी जिलों में लागू होगा जहां गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 5वें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर में ताल नदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 26 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है।